हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्केट अल्फाबेट। तो दोस्तों, ये है हमारा वेक्टर का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुके हैं। उसमें मैंने आपको बताया था वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के टाइप्स कितने होते हैं, साथ ही साथ आपको हेटल मेथड सिखाया था और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के फॉर्मूले बताए थे, उसका डायरेक्शन कैसे निकालना है ये बताया था। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो वेक्टर लॉ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उसको हम ड्राइव कैसे करेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास में हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ड्राइव करेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे हम पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि आप दो वेक्टर को इस तरीके से ज्वाइन करिए कि वो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड हो, और साथ ही साथ ज्वाइन करने की कंडीशन ये है कि आप उनको टेल टू टेल ज्वाइन करिए। यानी कि जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो ये दो वेक्टर को मैंने ज्वाइन कर दिया, उनको टेल टू टेल। तो हमेशा पैरेललोग्राम लॉ के अंदर आप दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करोगे। माना कि ये वाला वेक्टर क्या है, आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। तो जब आप दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन कर देते हो तो आप इनसे एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाओगे, इमेजिनरी पैरेललोग्राम। तो ये हमने इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना लिया। तो इस पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल होगा ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका रिजल्टेंट कहलाएगा। ठीक बात है। तो हमने देखा था ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला पिछली क्लास में मैंने लिखवाया था कि रिजल्टेंट किसके बराबर आता है। तो ये रिजल्टेंट आर, इसका मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये थीटा क्या है, तो थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ठीक बात है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जो रिजल्टेंट है इसका अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो। आप ये देखो कि जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर से कितने एंगल पर है। मान लिया कि जो रिजल्टेंट है ए वेक्टर से अल्फा एंगल पर है, तो आपको अल्फा बताना होगा। ठीक है, अगर आप यहां से बता रहे हो कि जो रिजल्टेंट है वो बी वेक्टर से कितने एंगल पर है, तो आप उसको बीटा मान सकते हो। फिलहाल मैं एक ही चीज मान के चल रहा हूं, वो है अल्फा। तो जब आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो दोस्तों ये कैसे आया हुआ है, यही हमारा आज का सवाल है, इसी को हमें आज ड्राइव करना है। तो देखिए कैसे ड्राइव करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इसी वेक्टर के इसी लाइन के परपेंडिकुलर हो। करने के बाद आपको करना ये है, अगर ये एंगल थीटा है बच्चों तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। क्यों, क्योंकि ये दो पैरेललोग्राम, दो साइड है ये पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम के अंदर अगर यहाँ एंगल थीटा बन रहा है तो बच्चों यहाँ है बाहर भी एंगल थीटा बनता है। ठीक बात है। इसका नामकरण करते हैं, इसको रखते हैं हम के, इसका नाम रखते हैं एल, इसका एम, इसका एन, इसका पी। तो हमें अगर ये फॉर्मूले ड्राइव करने हैं तो हमें ये वाली साइड पता होनी चाहिए और ये वाली साइड पता होनी चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जगह बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो अगर आपको ये वाली साइड पता करनी है तो आप क्या करिए, आप साइन थीटा, इस ट्रायंगल के अंदर जाइए, ट्रायंगल NLM के अंदर। तो NLM ट्रायंगल में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे करना ये है कि आपको दो चीजें निकालनी है। एक निकालनी है आपको साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बताइए इसका परपेंडिकुलर क्या है, NM। तो आप यहाँ लिखेंगे NM, और इसका हाइपोटेनियस क्या है, NL। तो आप यहाँ लिखोगे NL। ठीक है, नीचे आ जाइए, साइन थीटा। अब NM की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट ही करनी है। NL जो है, NL अगर ये B है और ये पूरा पैरेललोग्राम है, ये KLNP एक पैरेललोग्राम है, अगर ये B है तो ये भी क्या हो जाएगा, B, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक बात है। तो यहाँ पे भी आप B लिख दोगे। वेक्टर क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप NM की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा B साइन थीटा। ठीक बात है। उसी तरीके से
आप साइन थीटा की जगह एक और चीज निकालोगे, वो है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है इसमें, इस वाले ट्रायंगल में NLM में बेस है हमारा LM, तो हम लिखेंगे LM। तो LM, अच्छा हाइपोटेनियस क्या है हमारा NL, तो ये हमने लिख दिया NL। अब आपको पता है कि LM की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट ही करनी है, NL की वैल्यू किसके बराबर है? तो वो है B के बराबर। तो यहाँ से अगर आप LM की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा B cos थीटा। ठीक है, ये हमारे आगे काम में आएंगे। अब मेरे को अगर रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, रिजल्टेंट की वैल्यू चाहिए, R की वैल्यू चाहिए, तो मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा NKM। तो चलिए यहाँ हम लिखते हैं इन ट्रायंगल NKM। तो हम NKM में आ गए। NKM में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो अप्लाइंग पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है वो, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बताइए इसमें हाइपोटेनियस जब आप NKM लोगे तो हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाला होता है, ये बनेगा ये R। तो हाइपोटेनियस क्या हो गया हमारा R का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, तो थीटा के सामने वाला, ये हमारा थीटा था, थीटा के सामने वाली ये जो साइड पड़ रही है जिसका नाम है NM, और NM की वैल्यू क्या आई है हमारी B sin थीटा। तो पहले मैं ऐसे ही वैल्यू लिख देता हूँ, हाइपोटेनियस को आप NK बोलोगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ NK का स्क्वायर, वैसे ही परपेंडिकुलर को आप NM बोलोगे तो NM का स्क्वायर, उसी तरीके से बेस को आप पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बेस है KM, तो KM का स्क्वायर। अब वैल्यू रखिए, NK की क्या है R है, तो आप R का स्क्वायर करिए। NM की वैल्यू हम क्या निकाल के लाए हैं, NM, हाँ ये रहा B sin थीटा, तो आप यहाँ पे क्या लिखिए B sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है जी, वैसे ही आप KM में ध्यान रखिए कि ये A है और उसमें LM, यानी कि ये KL प्लस LM है। LM की वैल्यू हम यहाँ निकाल के लाए हैं B cos थीटा, तो आप यहाँ पे B cos थीटा लिख लीजिए। तो जो K से लेके M तक की जो वैल्यू है वो A में B cos थीटा जोड़ के मिलेगी हमें। तो A तो ये रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, प्लस ये B cos थीटा जोड़ोगे तब जाके ये K से लेके M तक की वैल्यू हमें मिलेगी। तो यहाँ पे मैं A प्लस B cos थीटा लिख देता हूँ और इस पे लगा देता हूँ स्क्वायर। तो देखिए R का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, ये B का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा A का स्क्वायर B का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। उम्मीद है यार A प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो आपको लगाना आता ही होगा। चलिए अब आ जाइए, अब ये जो B साइन स्क्वायर थीटा है, B कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इनको एक साथ लिख लीजिए, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आपको पास और क्या बच गया, आपके पास अलग से आपके पास A का स्क्वायर बच गया प्लस 2AB बच गया, 2AB कॉस थीटा बच गया। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, B का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा साइन का स्क्वायर, थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं, B का स्क्वायर अगर आप कॉमन निकालोगे तो आपको मिलेगा साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस A का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक बात है जी, तो ये कितना हो गया आपका 1 हो गया, तो A स्क्वायर प्लस ये 1 हो गया, तो ये B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो इस तरीके से आपके पास मिलेगा आपको रिजल्टेंट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, और R इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, 2AB B भी है इसमें, 2AB कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर। ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो इसी ट्रायंगल में अगर आप tan अल्फा लगाओगे, tan अल्फा, तो बताओ tan अल्फा परपेंडिकुलर NM अपॉन बेस, ये पूरा लिखोगे
km। तो बताओ nm की वैल्यू आपने क्या निकाली है? nm की वैल्यू निकाली है b sin थीटा, ये लिखा ना, ये रहा b sin थीटा। और km अभी मैंने बताया था, km की जगह आप a प्लस बी कॉस थीटा लिखोगे। तो इस तरीके से ये हमने डायरेक्शन निकाली, यहाँ पे हेडिंग लगा दोगे आप डायरेक्शन। तो जब आप डायरेक्शन लिख दोगे तो ये डायरेक्शन हो गया और ये मैग्नीट्यूड हो गया। इस तरीके से हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ड्राइव कर सकते हैं आप। तो चलिए देखते हैं कि इस लॉ को अप्लाई कैसे कर रहे हैं, इनको कुछ क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहे हैं कि टू फोर्सेस है जिसका मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन है, ठीक है। ईच एक्ट एट अ पॉइंट एज शोन इन द डायग्राम, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है उस तरीके से लग रहा है। आपको रिजल्टेंट निकालना है विथ डायरेक्शन के साथ। तो ये हमारा पहला वेक्टर हो गया, मान लिया कि ये हमारा क्या है, ए वेक्टर है, और ये हमारा हो गया बी वेक्टर, जैसा कि हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, इससे एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाएंगे इस तरीके से। तो ये जो रिजल्टेंट आया ये हमारा रिजल्टेंट हो गया आर। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला है। आपको थीटा पता चल रहा होगा, थीटा यहाँ 60 डिग्री दे रखा है। तो देखिए रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम। a हो गया हमारा 6, तो 6 का स्क्वायर, b हो गया हमारा वो भी 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह भी 6 है, b की जगह भी 6 है, और cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। तो 6 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 36, इस 6 का भी स्क्वायर हो गया 36, और 6 6 36 दूनी 72, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 से 72 को कट करोगे तो 36 आएगा। 3 बार 36 जोड़ेंगे तो 108 आ गया आर स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ से आपको आर की वैल्यू मिल गई अंडर रूट में 108। तो आप इसको बाहर निकालोगे, बाहर निकालोगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, कुछ यहाँ निकाल के देख लेते हैं। 108 को बाहर निकालोगे 54, 27, तो ये 3 3 दूनी 6, 6√3 बैठेगा, 6√3 न्यूटन। साथ में उसने बोला कि डायरेक्शन भी निकालो। तो आपको पता है कि डायरेक्शन के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि tan अल्फा है ना। यहाँ वाले को मान लेते हैं, ये जो आर वेक्टर है हमारा, आर वेक्टर ये ए वेक्टर से अल्फा एंगल पे होगा। तो ये अल्फा कैसे निकाले, तो आपने पढ़ा है कि tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है। तो tan अल्फा अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, b, दोनों वेक्टर सेम ही है तो ए ले लो 6 या b ले लो 6, तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन 60 डिग्री, थीटा क्योंकि 60 है इसलिए साइन 60 डिग्री अपॉन ए वो भी 6 है प्लस b कॉस 60 डिग्री। तो इनकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको, मेरे को उम्मीद है कि आपने 10th क्लास में अच्छी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो आप आराम से निकाल पाएंगे। यहाँ निकाल देते हैं, चलो। tan अल्फा इज इक्वल टू 6 है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/2 डिवाइड में ये आपको 6 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 2 से 2 काट दोगे तो ये आ जाएगा आपका 3। तो ये हो गया आपका 3√3 डिवाइड 6 और 3 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो √3 ऊपर नीचे 3, यह आ गया आपका 1/√3। तो tan अल्फा आपको मिला, tan अल्फा आपको मिला 1/√3। आपको पता होना चाहिए कि tan की वैल्यू 1/√3 कितने डिग्री के एंगल पर होती है, तो वो होता है हमारा tan 30 डिग्री के एंगल पर। तो आपको इसको tan 30 लिख सकते हो, और यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे तो आपको अल्फा मिलेगा 30 डिग्री। यानी कि ये जो रिजल्टेंट है वो फर्स्ट वेक्टर से 30 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है दो वेक्टर हैं
इक्वल मैग्नीट्यूड के, उनको जोड़ा जाता है टू गिव अ रिजल्टेंट विच इज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। मतलब दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, जब उनको जोड़ते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी उतना ही आता है जितने कि वो पहले वाले वेक्टर थे। मान लेते हैं कि इस केस में हमारे पास दो वेक्टर, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। ए वेक्टर का भी रिजल्टेंट यानी मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड x है, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड x है, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका भी मैग्नीट्यूड x है। तो इन तीनों चीज़ों का मैग्नीट्यूड क्या है? x है। आपको निकालना है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो मान लिया ये जो थीटा है उन दोनों के बीच का एंगल है। तो जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है उसी को हम अप्लाई करेंगे और ये एंगल निकालने की कोशिश करेंगे। हमने पढ़ा है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट भी आपका कितना है? x है, तो उसको भी हमने x रख लिया। a भी आपका x ही है, b भी आपका x है, प्लस 2 a की जगह भी x, b की जगह भी x कॉस थीटा। ये आपको निकालना है थीटा की वैल्यू। ठीक बात। देखिए इधर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा 0। इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें यहाँ से तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा। ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी 0 बन गया, 1 प्लस 2 कॉस थीटा। और ये 1, ये इसको सीधा कर लीजिए, 2 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, ऐसे आप 0 लिख लीजिए। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आपको आ जाएगा, प्लस में उधर जाएगा माइनस, ये डिवाइड हो जाएगा -1/2। अब बताइए कि कॉस की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है? तो कॉस की वैल्यू 1/2 60 डिग्री पे होती है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस 60 डिग्री। अब मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, वो ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी कॉस माइनस में है, माइनस कॉस थीटा को आप लिख सकते हो कॉस 180 माइनस थीटा। ये आइडेंटिटी होती है कि माइनस कॉस थीटा को आप लिख सकते हो कॉस 180 माइनस थीटा। तो वैसे यहाँ पे मेरा माइनस कॉस, इसको थीटा मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस 180 माइनस थीटा। थीटा क्या है? यही है जो एंगल दिख रहा है यहाँ पे 60 डिग्री, ये आपका थीटा हो गया। इधर भी कॉस थीटा था, तो कॉस से कॉस कंपेयर करोगे, जब हम कंपेयर करेंगे तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ कॉस है। तो थीटा की वैल्यू आई 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री एंगल आ गया आपका। तो इस तरीके से हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर एज शोन इन द फिगर। जैसा इस फिगर में दिखाया गया है, आपको इस वेक्टर का, ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। तो जब मैं आप फिगर को आप देखोगे तो ध्यान से देखो, ये दो वेक्टर टेल टू टेल नहीं जुड़े हुए हैं। अगर आपको पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है तो दोनों वेक्टर टेल टू टेल जुड़े हुए होने चाहिए, जबकि ये एक वेक्टर का ये हेड है तो दूसरे वेक्टर का ये टेल है। तो हम इसको टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे? तो मैंने आपको वेक्टर शिफ्ट सिखाया था। इस वाले वेक्टर को मैं यहाँ ऐसे आगे शिफ्ट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आगे इस तरीके से बढ़ जाएगा, और यहाँ जो 120 डिग्री एंगल है, अब वो कितना डिग्री एंगल हो गया? 60 डिग्री। ये 6 न्यूटन था, ये 6 न्यूटन हो गया। अब इसको मान लीजिए कि ये ए वेक्टर है और ये वाला आपका बी वेक्टर है, और इनके बीच में एंगल कितना बढ़ रहा है? 60 डिग्री। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा जब आप इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे तो ये जो डायगोनल बन रहा है ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो फॉर्मूला है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए कितना है? 6 है, बी कितना है? 8 है, 2 से 8, और कॉस यहाँ एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो बताइए कितना हो गया? आर का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, और 12 × 8 = 96, 8 × 6 = 48, दोनों 96, और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो इससे काटोगे 48 हो जाएगा।
100 और 48 अंडर रूट में 148 आपका रिजल्टेंट आ गया, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक, वो है सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो आप हेडिंग लगाएंगे सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो बच्चों एज सच अगर साफ साफ मैं बता दूं तो सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर नाम की कोई चीज नहीं होती, वेक्टर हमेशा ऐड ही होते हैं। अब सवाल ये आता है कि आपके पास एक ए वेक्टर है, उसमें से आपको बी वेक्टर माइनस करना है, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है, और मुझे ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस करना है। तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा कि ये ए वेक्टर है प्लस और ये माइनस बी वेक्टर है। माइनस बी वेक्टर का क्या मतलब हुआ? अगर बी वेक्टर इधर साइड है तो माइनस बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन किस चीज को डिनोट कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। यानी कि अगर बी वेक्टर आपने इधर माना है तो माइनस बी वेक्टर किधर हो जाएगा? माइनस बी वेक्टर आपका ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। ध्यान रहे मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो ये बी है और अभी भी ये बी है, बस डायरेक्शन दोनों का अलग है। अगर इस साइड ये 4 यूनिट था तो इस साइड भी अभी भी ये 4 यूनिट है। तो मैग्नीट्यूड नहीं बदला इसका, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसका डायरेक्शन बदला है। यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर कहीं पर है तो आप उसको ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर लिख सकते हो और वो आपको रिजल्टेंट देगा आर वेक्टर। तो अगर ए वेक्टर और इस बी वेक्टर के बीच में पहले जो एंगल बन रहा था वो थीटा था, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में अब ये जो एंगल बनेगा ये 180 माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, तो ये ए वेक्टर है, ये माइनस बी वेक्टर है, और इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं? ए वेक्टर को और माइनस बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? रिजल्टेंट। तो इसका रिजल्टेंट हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, इसको मैं बोल रहा हूं आर वेक्टर। तो चलिए इस आर वेक्टर का अगर मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? तो मैं लिखूंगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस, अब ये जो है इसका बी का स्क्वायर। कई बच्चे सोचेंगे हम माइनस बी लेंगे, नहीं, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, माइनस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। आप बी की जगह बी ही लोगे, माइनस बी नहीं लोगे, तो ये हो गया मेरा बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पे सवाल है कि ये थीटा लें कि ये थीटा लें। ध्यान रहे हम क्या कर रहे हैं? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं, तो हम ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल देखेंगे जो कि है 180 माइनस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। ये एक आइडेंटिटी है, आप इसको याद रखिए। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 2ab cos थीटा। ये आपको मिल गया आर का स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के ऊपर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अ कार रन्स एट 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, तो इसको हम पहला वेक्टर मान लेंगे। टेक्स अ शार्प टर्न टू नॉर्थ, और फिर ये नॉर्थ की तरफ एक शार्प टर्न लेती है और कंटिन्यू करती है 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ही। तो मैं कह रहा हूं कि ये एक वेक्टर है जो कि v1 वेक्टर मान लेते हैं, वो ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि इसकी वैल्यू 5 है। ईस्ट क्यों? आपको पता है इस तरीके से हम डायरेक्शन ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखते हैं, तो ईस्ट यही वाली डायरेक्शन हो गई। तो इस तरीके से ईस्ट की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड था। थोड़ा मैं इसको और बड़ा बनाता हूं और नीचे की तरफ बनाता हूं। ये हो गया हमारा v1 वेक्टर जो कि है 5। फिर एक शार्प टर्न लेता है नॉर्थ के डायरेक्शन में, तो ये मैंने नॉर्थ के डायरेक्शन में एक शार्प टर्न लेते हुए एक वेक्टर बना दिया। इसकी भी, इसको मैं बोल देता हूँ कि ये v2 है और इसकी वैल्यू भी कितनी है? 5 है। तो फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी। तो देखो बच्चों, अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालना है यानी कि आपको v2 माइनस v1 निकालना है, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर निकालना है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो? आप उसको लिख सकते हो v2
प्लस माइनस v1 वेक्टर। यही होगा आपका चेंज इन वेलोसिटी और यही आपका रिजल्टेंट भी होगा। तो अब इसको कैसे निकालें? तो वेक्टर शिफ्ट की मदद से अगर ये v2 है और ये v1 है, ये इसको मैं अगर यहाँ लगा देता, कहाँ लगा देता, शिफ्ट करके यहाँ लगा दूँ ये, तो ये आपका क्या हो गया, आपका v2 हो गया। अब v1 अगर इधर है तो माइनस v1 किधर होगा, माइनस v1 इधर होगा। अगर v1 इधर है तो माइनस v1 इधर होगा और ये दोनों वेक्टर अब टेल टू टेल ज्वाइन हो चुके हैं, तो इनका रिजल्टेंट हुआ आपका ये आपका रिजल्टेंट हुआ आर वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट कैसे निकलेगा आर? तो मैंने फॉर्मूला बताया था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर दो वेक्टर हैं, जैसे इसको मान लो कि ये आपका ए है और ये आपका बी वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा माइनस के केस में, और ये माइनस ही तो कर रहे हैं यहाँ पे v2 प्लस माइनस v1 वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ पे एंगल इनके बीच में 90 था और यहाँ भी अभी भी इनके बीच में एंगल कितना है, 90 है। तो आपको पता है कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, आपका 0 हो गया। तो आपके पास बचा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। v1 कितना है, वो भी 5 है, v2 कितना है, वो भी 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 दोनों को जोड़ोगे 50, रूट में जाएगा ये, तो रूट 50 की वैल्यू 5√2। अब क्योंकि ये वेलोसिटी है तो आप इसके पीछे लिखोगे मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट लगाओगे, ठीक है। तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो आप हेडिंग लगाएंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आपको समझ नहीं आया ना तो आप ध्यान रखिए, फिजिक्स के अंदर आप बहुत सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो हेडिंग लगाएंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या मतलब होता है भाई रेजोल्यूशन का? तो रेजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ना। अब तोड़ने का क्या मतलब है, मान लीजिए आपके पास ये कोई ब्लॉक था, यहाँ पे आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि ये F है, ठीक है। अब जब आप इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये जो फोर्स है वो कुछ फोर्स आपका x डायरेक्शन में लगा है और कुछ फोर्स आपका y डायरेक्शन में लगा है। मतलब ये जो फोर्स F है वो डिवाइड हो गया कुछ x के डायरेक्शन में और कुछ y के डायरेक्शन में। तो हमें यही देखना है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई फोर्स F लगाया, तो वो x के डायरेक्शन में कितना उसकी वैल्यू आएगी और y के डायरेक्शन में उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो यही हम निकालेंगे। मान लेते हैं कि x की डायरेक्शन में जो उसकी वैल्यू आएगी उसको हमने Fx बोल दिया, यानी कि फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ x, और जो y की डायरेक्शन में वैल्यू आएगी उसको हमने बोल दिया Fy, यानी कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ y। अब मान लीजिए ये जो फोर्स है वो ग्राउंड से कितने डिग्री के, मतलब कितने डिग्री के एंगल पे आपने लगाया था, तो आपने लगाया था थीटा एंगल पे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये थीटा है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये आपका पूरा 90 होता है, तो ये वाला कितना हो गया आपका 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक बात है। अब ये कैसे निकाले? तो मैंने कहा कि हमने पढ़ा है वेक्टर शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट मैंने पढ़ा रखा है कि आप एक वेक्टर को पैरेलली दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वेक्टर को यहां पे अगर मैं पैरेलली शिफ्ट कर लूं, तो अगर ये Fy है तो ये भी कितना हो गया, Fy हो गया, सही बात है। तो मैंने कहा यार इस वाले ट्रायंगल में चले जाओ, इस वाले में आप निकालो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों निकालो, या फिर चलो इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे दोनों ही ट्रायंगल में देख लेंगे हम, इस वाले में भी और इस वाले में भी। तो चलो मैं पहले निकालता हूँ साइन थीटा, देखते हैं क्या निकल कर आता है। तो आपको पता है कि साइन थीटा, चलो नाम दे देते हैं ताकि गड़बड़ ना हो, KLM और इसको नाम दे देते हैं N। तो कौन से ट्रायंगल में जा रहे हैं भाई, ट्रायंगल MKL में। तो ट्रायंगल MKL में मैं निकाल रहा हूँ साइन थीटा। तो बताइए साइन थीटा अगर आप निकालोगे तो क्या निकालोगे, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर ये क्या हो गया आपका Fy
क्या हो गया एफ वाई, यही तो आपका परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनियस आपका क्या है एफ है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपको मिला एफ वाई यानी फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ वाई अपॉन एफ। तो यहाँ से आपको मिला फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। अभी ये फॉर्मूले के फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में है, हम इसके ऊपर क्वेश्चन करके देखेंगे कि रियल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आपने जैसे साइन थीटा करा, आप वैसे ही क्या करिए, आप कॉस थीटा निकालिए। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बताइए ये बेस यही तो हो गया आपका, तो बेस आपका क्या है एफ एक्स, जिसका मतलब है फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्स अपॉन हाइपोटेनियस एफ। तो यहां से आपको एफ एक्स क्या निकला, एफ कॉस थीटा, यानी कि फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एफ, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्स आपको मिला एफ कॉस थीटा, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ वाई आपको मिला एफ साइन थीटा। यानी कि ये जो फोर्स आपने एफ ऐसे लगाया था, उसकी अगर एक्स डायरेक्शन में वैल्यू देखोगे तो आपको मिलेगा एफ कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में आप उसकी वैल्यू देखोगे तो मिलेगा एफ साइन थीटा। इन शॉर्ट में आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर दो वेक्टर हैं इस तरीके से परपेंडिकुलरली, या फिर ये उनका रिजल्टेंट है एफ, और उनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो थीटा के साथ वाला हमेशा हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, और थीटा के बिना साथ वाला मतलब दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा। तो थीटा के साथ वाला के साथ कॉस थीटा लगेगा, बिना थीटा वाले के साथ साइन थीटा लगेगा, और ध्यान रहे दोनों के बीच में एंगल कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री का। तो चलो इसको एक क्वेश्चन की मदद से सॉल्व करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास एक ए वेक्टर है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10 है, और वो कुछ इस तरीके से लग रहा है, ये है ए वेक्टर आपका। ग्राउंड से इसका जो एंगल दे रखा है एक्स एक्सिस के साथ वो आपका दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। ये आपका ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है। तो मैंने कहा आप ये बताइए कि इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, मतलब एक्स की डायरेक्शन में इसकी कितनी वैल्यू आएगी, और वाई की डायरेक्शन में इसकी कितनी वैल्यू आएगी। समझ पा रहे हो ना कि ये ए वेक्टर इधर है 10, मान लो ये फोर्स ही होता तो 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, इधर आपको बताना है कि 10 न्यूटन का फोर्स अब इधर लग रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में इसकी कुछ फोर्स होगी, कुछ फोर्स इसकी वाई डायरेक्शन में होगी। तो एक्स डायरेक्शन में उसकी कितनी फोर्स है और वाई डायरेक्शन में उसकी कितनी फोर्स है, ये आपको निकालना है। तो जैसा अभी मैंने सिखाया था कि एक्स वाला अगर आपको निकालना है, अगर ये ए है तो एक्स का जो कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा हो जाएगा। ए कॉस थीटा का क्या मतलब है, ए जिसकी वैल्यू 10 है, कॉस थीटा, थीटा यानी कि 30 डिग्री है। आपको पता है कि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, सॉल्व करोगे तो 5√3 आ गई इसकी वैल्यू ए एक्स की। ऐसे ही अगर आपको ए वाई निकालना है तो थीटा के साथ वाला के साथ अगर कॉस थीटा आता है तो बिना थीटा के साथ वाले के साथ साइन थीटा आएगा। ये ए है तो ये बन जाएगा आपका ए साइन थीटा। क्या बन जाएगा, ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा, अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। ए साइन थीटा, ए कितना है 10, साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो 10 साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 काट दोगे तो आपको मिलेगा 5। यानी कि ये जो ए वेक्टर था, ए वेक्टर ये दो चीजों से मिलके बना हुआ है, इसकी ये दो डायरेक्शन में डिवाइड हो गया है, एक है एक्स डायरेक्शन में और एक है वाई के डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में इस ए वेक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है 5√3, तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे 5√3। एक्स डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम आई कैप का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो फोर्स आपने निकाला ये वाला, ये जो वैल्यू निकाली है ए की, ये वाई डायरेक्शन में है और उसकी वैल्यू कितनी है 5, तो आप लिखोगे 5j कैप। यानी कि जो ए वेक्टर है आप उसको डिवाइड करके ऐसे लिख सकते हो कि ए वेक्टर की जो वैल्यू थी 10 वो डिवाइड होगी 5√3 आई कैप में और 5j कैप वाई डायरेक्शन में आपके।
तो अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, आपके पास ये दो वेक्टर है, यानी कि कुछ इस तरीके से है, ये दो वेक्टर जुड़ रहे हैं, ये और ये जुड़ करके आपको ये वेक्टर मिल रहा है और इनका आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि दो वेक्टर अगर आपस में ज्वाइन है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ध्यान दीजिए, ए यानी कि पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, प्लस बी यानी कि दूसरा वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की जगह ax, b की जगह ay हो जाएगा और cos थीटा यानी इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल जो कि इस केस में 90 डिग्री है, ठीक है। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तो ये आपका आ गया ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर और r स्क्वायर, यानी r इज इक्वल टू दिस। और ये आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे यानी a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे जो कि डिवाइड हो चुका है x डायरेक्शन में इतना, y डायरेक्शन में इतना, तो जब आप इस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 10 ही मिलेगा। चेक करके देखते हैं, चलो। ax की वैल्यू कितनी है? 5√3, तो 5√3 का स्क्वायर करो। ay की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर करो, तो देखो कितना आ रहा है। 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ 3, 25 दिया 75, 75 मिला आपको, ठीक है। और ये 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा √100 और बाहर आएगा तो 10, यानी कि ये r जो रिजल्टेंट था इस केस में वो a वेक्टर ही तो था, तो यानी a की वैल्यू आ गई आपके पास, a का मैग्नीट्यूड आपके पास 10, यानी ये जो 10 था x की डायरेक्शन में वो इतना डिवाइड हुआ था और y की डायरेक्शन में वो इतना डिवाइड हुआ था। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इतना मिलेगा। आप सोच रहे यार जोड़ते तो 5√3 और ये 5 ही तो 10 से ज़्यादा हो जाएगा। वेक्टर में ऐसा ही होता है, ये कोई एल्जेब्रिकली आप एडिशन थोड़ी ना कर रहे हो। वेक्टर में 2 + 2 4 नहीं होते हैं, 2 + 2 कुछ भी हो सकता है वेक्टर के अंदर, डिपेंड करता है एंगल कितने का है, लेकिन अलजेब्रा में 2 + 2 4 ही होता है, तो वेक्टर की बात ही अलग है, ठीक है। तो देखिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को और अच्छे से समझने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो ये है कि एक पॉइंट के ऊपर F1 फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, उसी पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में F2 फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 20 है, और उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में F3 फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 15 है, और ये कुछ एंगल दे रखे हैं आपको करना क्या है, ये जो फोर्स F1 है इसके कंपोनेंट निकालने हैं, यानी F1 x के डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में कितनी इसकी वैल्यू आएगी, और उसी F1 का y कंपोनेंट कितना होगा यानी कि y के डायरेक्शन में उसकी वैल्यू कितनी आएगी। सिमिलरली आपको F2x का मतलब फोर्स 2 का x कंपोनेंट निकालना है, फोर्स 2 का y कंपोनेंट निकालना है, उसी तरीके से आपको फोर्स 3 का x कंपोनेंट निकालना है और फोर्स 3 का y कंपोनेंट निकालना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे उसको हम अच्छे से समझते हैं, और ये थोड़ा सा हम यहाँ से हटाते हैं और ताकि और अच्छे से क्लियर हो। आपको एक ट्रायंगल के बारे में एक जानकारी दे दूं जो 37 और 53 डिग्री से रिलेटेड एक ट्रायंगल है। वो ये है कि आपने ये वाला ट्रायंगल तो सुना होगा, बड़ा फेमस ट्रायंगल है ये। अगर ये 90 डिग्री है, अगर यहाँ पे 53 डिग्री एंगल बनेगा तो ये आपकी वैल्यू 4 होगी, ये 3 होगी, ये आपकी 5 होगी। अगर यहाँ एंगल 53 के बजाय 37 डिग्री का एंगल बनेगा, 37 डिग्री, तो यहाँ आपकी वैल्यू 3 होगी और यहाँ आपकी वैल्यू 4 होगी। तो अगर ये 37 है तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना रहा होगा, 53 रहा होगा, इसके सामने 4 है। तो ये एक बड़ा फेमस ट्रायंगल है और हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको आपको पहले ही बता दिया। तो देखिए F1 इधर है, ये रहा, इसका हमें x कंपोनेंट चाहिए। तो अगर ये F1 इधर 37 है तो इसका f कंपोनेंट मैंने कहा था कि x के साथ cos थीटा होता है, तो ये F1 cos थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 37 डिग्री, तो ये हमारा आ जाएगा F1 x कंपोनेंट, यानी कि फोर्स 1 का x कंपोनेंट के डायरेक्शन में ये वैल्यू आएगी। इसी फोर्स का y कंपोनेंट ये बनेगा, ये वाला, तो इसका F1 y की वैल्यू बन जाएगी आपकी F1 sin 37 डिग्री।
इनकी वैल्यू हम अलग से यहाँ निकाल लेंगे। जैसे मान लो कि f1x निकालना है, f1x जो कि f1 cos 37 के बराबर है। तो बताओ f1 की कितनी वैल्यू दे रखी है हमें 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 और cos 37 डिग्री की वैल्यू आप यहाँ से निकालिए। cos 37 डिग्री आपको पता है, निकालोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो इसका बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस 5 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 4/5, 4/5 लिख दे, 5 से 5 कैंसिल, ये आपका आ गया 4। इसी तरीके से f1y निकालोगे तो f1 sin 37 है, sin 37, f1 की वैल्यू 5 है, sin 37 आप निकाल लो यहाँ से, sin 37 यहाँ निकाल लो, sin 37 कैसे निकालोगे sin 37, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेनियस ये रहा, तो ये आ गया 3/5, तो 3/5 लिख लो, तो ये आ गया आपका 3। आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो वेक्टर एडिशन की हेल्प से, तो देखोगे कि 5 ही आ गए इन दोनों को जोड़ने पे। ठीक है, जैसे मैंने f1 का निकाला आप वैसे ही f2 का निकालिए। f2x मतलब फोर्स 2 का x कंपोनेंट, ये फोर्स 2 है, इसका x कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, लेकिन यहाँ पे एंगल कितना है 53, तो आप लिखोगे f2 cos 53, तो आपका मिलेगा f2 cos 53। तो f2 की कितनी वैल्यू है 20, cos 53 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 37 की ये रही, यही निकाल लो cos 53 वाला ट्रायंगल देख लो यहाँ से, 53 वाला बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, तो बताओ बेस कितना है इसका 3, हाइपोटेनियस कितना है इसका 5, तो 3/5, 5 चौक 20, 4 3 12, तो 12 आ गया। ऐसे ही f2y निकालोगे तो क्या बनेगा f2, ये cos 53 की जगह हो जाएगा आपका sin 53। तो बताओ sin 53 की कितनी वैल्यू आएगी, sin 53 की वैल्यू, sin की बताओ यहाँ से sin ले लो, sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेनियस ये रहा, तो आपकी वैल्यू आएगी 4/5, तो ये 4/5। f2 की कितनी है, f2 है 20 और sin 53 की 4/5, 5 चौक 20, तो ये आ गया आपका 16। तो इस तरीके से f3 आप खुद निकालिए, दिमाग लगाइए कि कैसे निकलेगा, ठीक है, और आंसर को आप कमेंट में टाइप करिए।